नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सस्ती खेती में। इस चैनल का उद्देश्य किसान को कम से कम खर्च में खेती की जानकारी देना है। मैं किसी ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट का समर्थन नहीं करता, ना ही उसका विरोध करता। इसीलिए मैं किसानों को सिर्फ टेक्निकल बताने की कोशिश करता हूँ, किसी दवा का नाम नहीं लेता। आज हम बात करेंगे गन्ने में होने वाले कुछ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली बीमारियों, कीटों, उनकी पहचान, उनकी रोकथाम के बारे में। गन्ने में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले मुख्यतः 3 परेशानियां हैं, जिनका किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 1 है रेड रोट, जिसे लाल सड़न भी कहते हैं। नंबर 2 है टॉप बोरर, या इसे कंसुआ भी कहते हैं। और नंबर 3 पे आता है एक पोका बोरिंग रोग होता है, जो फंगस से होता है। ये भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है खेतों को। जनरली हमारे किसान को इन तीनों का पता तब चलता है जब ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा चुकी होती हैं, और उसके बाद भी किसान कंफ्यूज रहता है कि वास्तव में ये रोग है क्या। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन तीनों बीमारियों को कैसे पहचानें, इनकी पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे कि इनको हम कैसे पहचानें। इनके उपचार के बारे में, इनके लक्षण के बारे में, इनकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड रॉट या लाल सड़न रोग के बारे में। ये रोग एक फंगस जनित रोग है, जिसका नाम होता है कोलेटोट्राइकम फल्केटम। ये भारत सहित बहुत देशों में नुकसान पहुंचाता है। हालांकि एक बार खेत में आने के बाद मिट्टी, सिंचाई और हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से भी फैल सकता है। ये एक खेत से दूसरे खेत में फैल सकता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल सकता है। इसलिए मेरी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बीज को हमेशा उपचारित करके बोएं या खेत में लाएं। उपचार करने के लिए आप कार्बनडाइजाइम 50% या मैंकोजेब प्लस कार्बनडाइजाइम दोनों में से किसी एक का 2 ग्राम पर लीटर की मात्रा ले सकते हैं। और इसमें आप बीज को एक रात डुबा के, एक रात भिगा के रख सकते हैं, तो आपका बीज उपचारित हो जाएगा। इस रोग से आपका खेत मुक्त हो जाएगा। बीज के सिलेक्शन में भी थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे जो भी बीज आप सेलेक्ट करते हैं, आप ध्यान दें कि बीज वाले गन्ने की जड़ के पास वाली 3 से 4 पुरियों का इस्तेमाल ना करें। बोए जाने वाले बीज में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, कोई लाल धब्बा, कोई लाल निशान गन्ने के अंदर ना हो। किसी खेत में ये रोग पहले हुआ हो तो उसमें 1 साल तक गन्ने की खेती ना करें। किसान भाइयों, ये सावधानी तो हमारी हुई कि हम जब किस बीज बोते हैं, अगर हमने बीज उपचारित नहीं किया है और हमने अपनी फसल बो दी है, उसके बाद में हमें इस रोग के बारे में हमें खेत में पता लगता है। देखो किसान भाइयों, इस बीमारी का सबसे पहले पता लगता है हमको जून या जुलाई में, और जून जुलाई में हम इसको पहचान नहीं पाते, जबकि इसका इलाज, इसकी रोकथाम हम जून जुलाई के महीने में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि जून जुलाई में आप इसको कैसे पहचान सकते हैं। इसकी मुख्यतः 2 पहचान है। नंबर 1, आप जब खेत में जाएंगे तो जो आपके पत्ते की जो मेन स्टेम होती है, आपको मेन स्टेम के ऊपर लाल धब्बे, लगातार लाल लंबी लाइनें दिखाई देंगी। ये इस रोग की एक पहचान है। दूसरी पहचान, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप जिस पौधे की पत्तियां लाल हो रही हैं, उस पौधे की जड़ पर ध्यान दीजिए। उसकी जब आप जड़ देखेंगे तो उस जड़ में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 पोरियाँ, नीचे से 4 पोरियाँ, आप उन पे ध्यान देंगे तो उनमें आपको जड़ें फूटती हुई दिखाई दें। अगर पहली और दूसरी पोरी में जड़ें हैं तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर तीसरी और चौथी पोरी में भी, तीसरी और चौथी गांठों पे भी जड़ें आने लगी हैं, तो आप सावधान हो जाइए कि आपके खेत में रेड रोट का अटैक हो चुका है। यही समय है, आप इसका इलाज कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये आपके खेत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका होगा। तो मेरी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप जून और जुलाई में अपने खेत का प्रॉपर इंस्पेक्शन करें, प्रॉपरली देखें। एक बार आप देखें जड़ों में कोई बीमारी, जड़ों में जड़ें तो नहीं निकल रही हैं, 3-4 पोरियों तक जड़ें तो नहीं निकल रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप पत्तियों को देखें कि पत्तियों में आपके लाल निशान तो नहीं आ रहे हैं। अगर किसान भाइयों आपको ये शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उन लाल पत्तियों को आप पौधे से हटाना है। दूसरी चीज़, उन सारी पत्तियों को इकट्ठा करके किसी गड्ढे में दबा देना है। थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, जिससे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, आपकी मिट्टी में इन्फेक्शन ना हो।
उसके बाद बात आती है उपचार की। मैंने गन्ना संस्थानों के रेफरेंस लिए हैं जिनमें इसका 100% कोई इलाज नहीं है। इसकी रोकथाम हम लोग कर सकते हैं, जिससे जिन पौधों में ये रोग हो चुका है उन पौधों को बचाना तो बहुत मुश्किल है। जो पौधे एक बार सूखने लगे, ये कंडीशन, सूखने की कंडीशन आपकी जुलाई में नहीं आती है, ये अगस्त और सितंबर के महीने में आती है। तो जुलाई के, अभी हम बात कर रहे हैं जुलाई के महीने, तो जुलाई में हम क्या कर सकते हैं, जुलाई में हम इसका रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई में हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा चुका होता है, ये इसकी शुरुआत होती है, तो शुरुआत में हम इसको रोक सकते हैं। शुरुआत में आप इसको रोकने के लिए सबसे पहले मैंने कई संस्थानों के रेफरेंस लिए हैं, गन्ना संस्थान शाहजहाँपुर, गन्ना संस्थान लखनऊ और गन्ना संस्थान करनाल। इन तीनों के मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उनमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप किसी महंगी दवाई का उपयोग करके इसको रोक सकते हैं। आपके लिए मैं आपको बहुत सस्ती चीज़ बता रहा हूँ जो इसके लिए बहुत कारगर हैं, जिनकी सलाह यूनिवर्सिटी भी दे रही है। तो सबसे पहला काम आप कीजिए, अगर आपके गन्ने में ये रोग आ चुका है, आपको दिखाई दे गया है, आपको पत्तियों में, जड़ों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसके ऊपर एक स्प्रे कार्बेंडाज़ाइम 50% या मैंकोजेब कार्बेंडाज़ाइम का जो एक मिश्रण आता है, आप उसका स्प्रे जड़ों से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचाई तक पौधे की ड्रंचिंग करनी है। ऊपर फॉइलर स्प्रे नहीं करना है, जड़ से लेकर के और आपको 1 से 1.5 फीट तक के गन्ने को स्प्रे करना है, भिगाना है। तो आप इस रोग से 99% तक, आपके जो पौधे अभी तक स्वस्थ हैं उन पौधों में रोग नहीं फैलेगा। जिन पौधों में रोग हो चुका है, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी समस्या है, उनसे भी आपको इससे निजात मिल जाएगी। किसान भाइयों, इन दोनों में से आप किसी भी दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर, जितना भी आपके खेत में पानी लगना है, पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। 2 ग्राम प्रति लीटर आप कार्बेंडाज़ाइम या मैंकोजेब कार्बेंडाज़ाइम को मिलाकर स्प्रे करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम इस सिचुएशन को भी पार कर चुके हैं, जुलाई भी बीत चुका है, हमने ध्यान नहीं दिया और किसी वजह से हम अगस्त या सितंबर महीने में जाकर इस पर ध्यान देते हैं और हमारे पौधे सूखने लगते हैं। अब हम इसके लिए क्या करें? बहुत सारे संस्थान हैं जो कहते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, इनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जिन पौधों में ये रोग हो चुका है, लाइलाज कहने का मतलब ये है कि जिन पौधों में सूखना शुरू हो चुका है, जो पौधे सूख चुके हैं, उनको बचाना नामुमकिन है। लेकिन जो पौधे अभी तक भी स्वस्थ हैं, हम उनको बिल्कुल बचा सकते हैं, 100% बचा सकते हैं। उसके लिए हमारी मेहनत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रोग फैल चुका है। अब हमें इसके लिए 25 दिन के अंदर 3 बार स्प्रे करना होगा। ये सिचुएशन सितंबर की बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर सितंबर का महीना आ चुका है, पौधे सूखने शुरू हो चुके हैं, पौधों में सड़न फैल चुकी है पूरी तरह से। देखो किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो, ये जो रोग है ये करता क्या है खेत में? ये पौधे के अंदर जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं को ख़त्म कर देता है। जाइलम जो जल को पौधे के पूरे जड़ों से लेता है और पूरे हिस्से तक, पूरी पत्तियों तक फैलाता है, उसको ख़त्म कर देता है। दूसरा जो फ्लोएम क्या काम करता है? जो पत्तियों से बने हुए भोजन को पूरे पौधे में संचरण करता है, ये उसको भी ख़त्म कर देता है। तो अब सिचुएशन ये आती है कि इस सिचुएशन में जो हमारे जाइलम और फ्लोएम, जिस पौधे में इफेक्ट हो चुका है, उसके जाइलम और फ्लोएम ख़राब हो चुके हैं। तो अगर हम दवा का स्प्रे ऊपर करेंगे तो वो भोजन के माध्यम से नीचे तक नहीं आ पाएगा। अगर हम दवा का स्प्रे नीचे करेंगे तो वो जल के माध्यम से पौधे के ऊपर तक नहीं जा सकेगा। तो सीधी सी बात है कि जिस पौधे के जाइलम फ्लोएम ख़राब हो चुके हैं, उस पौधे को हम नहीं बचा सकते। लेकिन जिन पौधों में अभी तक भी जल संचरण चल रहा है, जो पौधे भी सूखने शुरू नहीं हुए हैं, भले ही उनके अंदर ये रोग आ चुका है, तो उन पौधों को हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए मैं आपको 3 दवाइयाँ बताऊँगा। सबसे पहला स्प्रे में मारना है मैंकोजेब और कार्बेंडाज़ाइम का। कार्बेंडाज़ाइम, मैंकोजेब दोनों मिश्रण का एक स्प्रे हमको वही 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, पहले स्प्रे में हमको लेना है 2.5 ग्राम प्रति लीटर।
इसका स्प्रे आपको ठीक वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको जुलाई के महीने में बताया था। पौधे की जड़ से लेकर के पौधे का 1.5 फीट तक का हिस्सा, 1 से 1.5 फीट का हिस्सा आपको पूरा भिगाना है, ठीक से स्प्रे करना है। पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है और दवा की मात्रा 2.5 ग्राम प्रति लीटर लेनी है। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा स्प्रे हमको करना है वो हमको मैंकोजेब प्लस थायोफेनेट मेथाइल, मैंकोजेब 50% एंड थायोफेनेट मेथाइल 25%, ये एक मिश्रण आता है। आप इसका 12वें दिन आप इसका स्प्रे करेंगे। 12 दिन के बाद 12 दिन या 13 दिन में आप इसका दूसरा स्प्रे करेंगे। इसकी मात्रा आपको 2 ग्राम प्रति लीटर लेनी है और 2 ग्राम प्रति लीटर लेकर के आपको ठीक वैसे ही स्प्रे करना है, जड़ से लेकर के और 1.5 फीट तक करने को पूरा भिगाना है। पूरा पौधा ठीक से भीग जाए। पानी की मात्रा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। ये जो भी शार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सस्ते हैं। एक स्प्रे का खर्चा 1 एकड़ का आपसे 300 से 400 रुपये के आसपास आएगा। अब मेहनत किसान को ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि स्प्रे 3 बार करना है, लेकिन दोस्तों अगर अपनी फसल को बचाना है तो इतना काम तो हमको करना ही पड़ेगा। अब बात आती है 25वें दिन, यानी पहला स्प्रे हम मार चुके हैं, दूसरा हम मार चुके हैं, तीसरा स्प्रे हम मारेंगे 25वें दिन, 25, 26। तीसरे स्प्रे में हमको केवल कार्बनडाजिम यूज़ करनी है। अच्छा दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपका पौधा स्वस्थ हो चुका है, अगर आपको लगने लगा है कि अब ये बीमारी नहीं है, पौधे नहीं सूख रहे हैं, उसके बाद भी आपको तीसरा स्प्रे मारना होगा, क्योंकि पहले स्प्रे में हमने कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टमिक दोनों दवाइयाँ मारी हैं। दूसरे स्प्रे में भी हमने कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टमिक दवाइयाँ डाली हैं। कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टमिक डालने का मेरा पर्पज़ ये है कि आपकी जो मिट्टी में जो बीमारी फैल चुकी है या आपके पौधे में जो बीमारी फैल चुकी है, मिट्टी की बीमारी को भी ख़त्म किया जाए और पौधे की बीमारी को भी ख़त्म किया जाए। अब जो तीसरा स्प्रे हमको आएगा, तीसरा स्प्रे जो हमको करना है, उस स्प्रे में हम केवल कार्बनडाजिम लेंगे 50% कार्बनडाजिम लेकर के 2 ग्राम प्रति लीटर, केवल 2 ग्राम, 1.5 से 2 ग्राम। आप 20 लीटर की टंकी में आप 30 ग्राम डाल सकते हैं या 40 ग्राम डाल सकते हैं। आपको इसका भी ठीक वैसे ही स्प्रे करना है। पौधे की जड़ से लेकर के 1.5 से 2 फीट, आप 1.5 फीट, 1 से 1.5, 2 फीट तक आप इसको पूरा भिगाएंगे। पानी की मात्रा आप ज़्यादा लेंगे। कार्बनडाजिम बहुत सस्ती दवा है। कार्बनडाजिम आपका 5 बीघे में खर्च होगा, मैं मानता हूँ हद से हद 200 या 250। तो आपको तीसरा स्प्रे ये करना है। और दोस्तों इन 3 स्प्रे के बाद 100% आप अपने स्वस्थ पौधों को बचा पाएंगे। जो पौधे आपके सूख चुके थे उनको आप काट कर बाहर कर दीजिए। ये काम तो आप पहले ही कर दीजिए। जो पौधे सूख चुके हैं पूरी तरीके से उनका कोई इलाज नहीं है, उनको तो आप पहले स्प्रे से पहले ही आप उनको काट के खेत से बाहर कर दीजिए। बल्कि जिन पौधों की पत्तियाँ 2-3 पत्तियाँ सूख चुकी हैं आप उनके साथ भी ऐसा ही करें। उनको हम नहीं बचा सकते। अगर वो खेत में रहेंगे तो वो इस रोग को फैलाने का काम करेंगे। इसलिए आपको ज़रूरत है कि उन पौधों को आप काट कर वहाँ से खेत से हटा दीजिए, कहीं गड्ढे में दबा दीजिए। दूसरी चीज़, जिस गड्ढे में आप इनको दबाएंगे वहाँ थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर, आधा किलो ब्लीचिंग पाउडर आप डाल दें, जिससे आपकी मिट्टी में ये इन्फेक्शन ना रहे। देखो दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल हमको सलाह दे रहे हैं कि हम अपने खेत में चूना और फिटकरी का इस्तेमाल करें। मैंने कई वीडियो ऐसी देखी हैं जिसमें चूना और फिटकरी का समर्थन किया जा रहा है। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, इस रोग के फैलने के जो कारण है, मतलब हमारी मिट्टी में ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिसकी वजह से ये रोग फैलता है हमारे। सबसे पहली परेशानी तो ये है कि पानी का ज़्यादा होना। अगर पानी का ठहराव आपके खेत में हो रहा है तो रेड रोट आपके खेत में फैलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके खेत का pH लेवल, अगर आपके खेत का pH लेवल 6 से कम है, 5 से 6 है, तो डेफिनेटली आपके खेत में रोग फैलेगा। अगर आपके खेत का pH लेवल 7 या 7.5 तक है तो ये इस रोग के फैलने के चांसेस आपके खेत में वैसे ही कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप बीज से फैल सकता है। अगर बीज आपके खेत में इन्फेक्टेड आता है तो उससे फैलता है। चौथी चीज़ ये है कि अगर पहले से आपके खेत में ऐसी कोई फसल रही है जिसमें रेड रोट रहा है या आसपास के खेतों में रेड रोट है तो वहाँ से भी आपके खेत में आ सकता है। सिंचाई, अगर किसी रेड रोट इफ़ेक्टेड वाले खेत का पानी आपके खेत में आ रहा है तो उससे भी आपके खेत में रोग फैल सकता है। तो हम बात कर रहे थे फिटकरी और चूने की। फिटकरी और चूने का संबंध आपके pH लेवल से है। अगर आपके खेत का pH लेवल कम है, 5 से 6 है,
तो आपके लिए फिटकरी और चूना आपके पीएच लेवल के लिए काम कर सकता है। और जाहिर सी बात है, आपका पीएच लेवल अगर कम है तो फिटकरी और चूना आपके खेत में इफेक्टेड है। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि आप चूने फिटकरी का उपयोग करो बिना पीएच लेवल की जानकारी। देखो दोस्तों, जिस फसल में, जिस गन्ने में ये एक बार ये रोग हो चुका है, तो मेरा आप लोगों से कहना यही है कि उसमें, उस खेत में आप 1 साल तक कृपया करके गन्ने की फसल ना करें। 1 साल का गैप दें, उसके बाद आप उसमें दोबारा से गन्ना उगा सकते हैं। और उसके लिए आप अगली फसल के लिए आप बचाव कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने खेत में, अपना मिट्टी की जांच करा सकते हैं, पीएच लेवल चेक कर सकते हैं, बीज का शोधन कर सकते हैं, और आप एक स्वस्थ फसल अगली बार आप बिल्कुल 100% पा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो बीमारी है, इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा 238 में देखा जा रहा है। 238 प्रजाति में रेड रोड की समस्या ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि आप इस बीज को चेंज कर दें, कोई दूसरा बीज, कोई दूसरा उत्पादकता वाला बीज देखें। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हमने पहले वीडियो में बात की थी कि हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, रेड रॉट, टॉप बोरर और पोका बाइंग। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए हम टॉप बोरर और पोका बाइंग के लिए सेपरेट या इसका नेक्स्ट भाग बनाएंगे। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे और किसान भाई हैं जिनके खेतों में ये रोग हो चुका है, उनको इस चीज़ से अवेयर करें। कम से कम उन लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए जानकारी मिले कि हम इसको कैसे पहचानें, कब इसका उपचार करें, कब इसका उपचार आसान है, कब इसका उपचार हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर लेना चाहता हूँ कि आप इस रोग का पता जून से जुलाई में करें। जून जुलाई में इसका ट्रीटमेंट करें। आप एक स्प्रे में काम चल सकता है। अगर आप अगस्त सितंबर तक लेट कर देते हैं, पौधे सूखने लगेंगे, तो आपको 3 स्प्रे करने होंगे। तो किसान भाइयों, इसी के साथ आप कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों।